गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय वस्तु की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे वह आपके पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर की पाठ संख्या 7 है। चूँकि 6 तक के कार्य हमने कर लिए थे और ज्ञान सागर में हमने पाठ संख्या 10 तक के पाठ को पढ़ा है, उसके प्रश्नोत्तर कार्यों को किया है। इसलिए आज की कक्षा में यहाँ पाठ संख्या 7 अभ्यास कार्य के यानी अभ्यास सागर की पाठ संख्या 7 को करने के लिए उपस्थित हैं। आइए बच्चों, इस पूरे पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। मैं उनके उत्तरों को भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं इस पूरे पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण व्याकरणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं इस पूरे पाठ को। बच्चों, इस पाठ में वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है जिसे हम संक्षेपीकरण भी कहते हैं। वाक्य संक्षेपीकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को बहुत ही रोचक बनाते हैं और बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की सहजता हमें उत्पन्न होती है। बच्चों, वाक्य संक्षेपीकरण के माध्यम से आप अपने लेखन कला में निपुणता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ परीक्षाओं में जब आपको विस्तृत प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास यह कला मौजूद होती है तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक और कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोर सकते हैं। और वाक्य शुद्धिकरण बेहद ज़रूरी होता है। जब कोई आप वाक्य लिखते हैं तो उसको किस प्रकार सही प्रकार से लिखते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना। उसके बाद जो उस पर प्रभाव पड़ने वाले जो बाकी व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द आते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो, उन सब की चर्चा की जाती है। तो उनकी दृष्टि से भी यानी जो है एक वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी एक वाक्य सही हो उसकी चर्चा भी यहाँ करेंगे। आइए बच्चों, बिना किसी विलंब के आगे भी मैं इसकी चर्चा करूँगा। इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं। जो दूसरों के अधीन होता है, यह वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, पराधीन। दूसरा वाक्य है दूसरों के द्वारा की गई सहायता, इसे हम सहयोग कहते हैं। तीसरा वाक्य है न्याय के अनुसार कार्य न करना, इसे हम अन्याय कहते हैं। चौथा है गुप्त संदेश देने वाला, यह वाक्यांश जो है इसके लिए एक शब्द जो आएगा उसे हम गुप्तचर कहते हैं। फिर पांचवा है वाक्यांश कि जो देश के लिए शहादत दे उसे हम शहीद कहते हैं। तो देखा आपने कि इस पूरे वाक्य में, पूरे प्रश्न में हमने अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द यानी यूँ कहें वाक्यांशों के लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया उसे हमने देखा और समझा। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि भाषा में संक्षिप्तता और गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। यानी वाक्यांश के स्थान के लिए एक उपयुक्त शब्द रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। अब बच्चों, इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेते हैं। जैसे जो देश के लिए शहादत दे, इसके स्थान पर आप अगर शहीद लिखना है या कहना है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार वाक्य संक्षेपीकरण के माध्यम से आप अपनी भाषा की लिखावट में यानी लेखन कला में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, या वहाँ आपकी एक प्रकार से कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल का। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही छांट कर लिखिए। तो आइए, जिसकी उपमा ना हो इसे हम अनुपम कहते हैं, है ना। फिर दूसरा है
जिसका अंत ना हो, इसे हम अनंत कहेंगे। अनंत, अ का मतलब नहीं और अंत मतलब ना हो, जिसका अंत ना हो। फिर है जो कहा ना जा सके, है ना, तो उसे अकथनीय कहते हैं। फिर उसके लिए प्रयुक्त किया गया है अच्छे आचरण वाला, इसे हम अच्छे आचरण वाला, तो इसे समदर्शी नहीं कहेंगे, सदाचारी कहेंगे। ठीक है, सच्चरित्र भी नहीं कहेंगे, सर्वोपरि भी नहीं कहेंगे, तो इसे हम सदाचारी, आचरण करने वाला, सदा आचरण करने वाला जो होता है सदाचारी कहलाएगा, सद आचरण करने वाला यानी अच्छी आचरण करने वाला। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांशों पर सही का निशान लगाएं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला अविश्वसनीय, तो इसके 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। पहला है जो विश्वास के पात्र हो, यह नहीं होगा। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है ना। तो इसका ख नंबर इसका उत्तर होगा, जिसका विश्वास न किया जा सके। यथाशक्ति, तो इसमें भी 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। शक्ति के अनुसार जो शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत साधन है और जिसने जग जीत लिया है। इनमें से सबसे सटीक जो उदाहरण है वह है शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ होता है के अनुसार, और शक्ति है उसमें जुड़ा हुआ, इसलिए शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। अब शरणागति के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वाक्यांश, वो है जो शरण में आया हो, शरण आगत यानी शरणार्थी। ठीक है, तो इसे हम जो शरण में आया हो उसे कहते हैं। अल्पाहारी उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत कम खाता है ना। तो ये पहला नंबर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, उसे हम अतुलनीय कहते हैं बच्चों। तो यह भी उत्तर हो गया अंग नंबर का। अब आइए हम प्रश्न संख्या 4 देखें। इस प्रश्न में कह रहा है कि मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहली, जो वर्ग पहली आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर, उसके अंदर जो शब्द हैं उनसे वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है, तो इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों ऊपर कही गई बात के लिए, वह है उपरयुक्त, है ना। तीसरे पायदान में आप देखेंगे नी के नीचे से शुरू है उपरयुक्त, तो उपरयुक्त हम इसे कहते हैं। दूसरा वाक्य है बसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है। तो देखने योग्य के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह दर्शनीय है। तो वाक्य हम लिखेंगे बसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा दर्शनीय होती है। फिर तीसरा वाक्य है जो शरण में आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जो शरण में आता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शरणागत है। फिर अगला है प्रश्न, सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया में रहती है। तो यहाँ सीता चित्रकूट में पर्णकुटी में रहती है। पत्तों की बनी कुटिया को हम क्या बोलते हैं, पर्णकुटी में रहती है। यहाँ दीर्घिकार कर लेंगे आप, है ना, कुटी में। फिर है पानी का बुलबुला क्षण भर नष्ट होने वाला है। तो पानी का बुलबुला क्षणभंगुर होता है ना, यह यहाँ आएगा। अब अगला देखेंगे हम 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो जो पहला है उदाहरण, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब मिलकर निरुत्तर हो गए। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। फिर दूसरा ख नंबर है जो आकाश में विचरण करने वाला है वह है जलचर, आकाशमार्गी, आकाशवासी या नभचर। तो इसमें हम लिखेंगे नभचर। नभ का मतलब आकाश और चर का अर्थ चलने वाला या विचरने वाला। फिर है ग नंबर, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है और सभी छात्र यहाँ में ही रहते हैं। किस में रहते हैं, दूतावास नहीं, कारावास नहीं, जहाँ सजा भोगी जाती है उसे कारावास कहते हैं। छात्रावास, जहाँ छात्र निवास करते हैं, तो उसे बिल्कुल सही जवाब यही होगा, छात्रावास। फिर है जो इतना कम खाता हो उस खाली स्थान के साथ दावत में जाना बेकार हो। तो यहाँ अल्पाहारी के साथ जाना, है ना। अल्पाहार का मतलब कम खाना होता है। अल्पाहारी जो कम खाता हो, और मित व्यवहारी
और मितहारी ये वक्त हैं, तो इसमें से सबसे सभी जो सटीक शब्द है वह है अल्पाहारी। हाँ, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, अभागा, उसको हम क्या बोलेंगे? अभागा। फिर मर्जी के अनुसार, इसे हम मनमर्जी कहते हैं। फिर विशाल हृदय वाला, इसे हम उदार कहते हैं। उसके बाद जिसका कोई अपराध ना हो, उसे हम निरापराध कहते हैं। अनुकरण करने योग्य, उसे हम अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को, कि नीचे लिखे वाक्यों में से किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। तो पहला वाक्य है बच्चों, कल माता जी आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं होगा, चूंकि ये स्त्रीलिंग है माता जी, तो यहाँ होगी कल माता जी आ रही हैं। फिर है दूसरा वाक्य, मैं आपका दर्शन करने आया। तो मैं आपका दर्शन करने आया नहीं होगा, है ना, यहाँ होगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। फिर अगला है, अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। तो यहाँ अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे, अनेकों नहीं होता है, चूँकि यहाँ बहुवचन में पहले से दिया है। तो दुष्टों के भय से डरो मत, तो इसे सटीक करेंगे हम कि दुष्टों के भय से मत डरो। फिर है, उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। यह गलत वाक्य है, इसे अगर हम सही करेंगे तो उसे पूरे अंक प्राप्त हुए, ऐसा हम लिखेंगे। 4 नंबर है, करीम देखने गया है सिनेमा। तो इसे हम कर्ता कर्म और क्रिया की दृष्टि से सही करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता आएगा, यानी करीम सिनेमा देखने गया है, कर्म के बाद क्रिया, है ना, तो यह वाक्य सही हो जाएगा। फिर है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले गीतों की पुस्तक, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, है ना, तो ऐसा हम लिखेंगे। या गीतों की पुस्तक ला दीजिए, यह भी आप लिख सकते हैं। कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें, तो कृपया हमारी बात सुने, ऐसा ये वाक्य होगा। फिर है, यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है। तो यहाँ ताज़ा फलों का, यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है, ये सटीक वाक्य है। फिर है, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। अगर रोगी को काट ही देंगे तो फिर सेब खिलाने का क्या फ़ायदा, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि सेब को काट कर रोगी को खिलाइए। तो ये 7 नंबर तक के प्रश्न उत्तर कार्य हमने किए। अब 8वें नंबर प्रश्न को देखें बच्चों हम, कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर निशान लगाएं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, गलत। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, ये भी गलत है। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का जो यहाँ जो वैकल्पिक उत्तर है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना, तो इसके लिए जो विकल्प होगा कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, यही सही विकल्प है। ठीक है ना, भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहा है, दे रहे हैं भाषा जी नेताजी, ये नहीं होगा तीनों। फिर ग नंबर है, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे दुख होता है। तो अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, यह आप लिखेंगे। उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, तो यह है, तो क्या होगी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, है ना, क्योंकि कान से ही सुना जाता है, इसलिए हम सिर्फ यही लिखेंगे, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर, यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है, कि गलत है। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, बिल्कुल सही होगा, यही विकल्प होगा इसका। अब बच्चों 9 नंबर प्रश्न से हम उन प्रश्नों को बनाएंगे जो पूर्व पढ़े गए पाठ हैं, जहाँ पूर्व पढ़े गए पाठों में जिन बातों का ज्ञान हमने अर्जित किया है उससे संबंधित ज्ञानों की पुनरावृत्ति के लिए हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला 9वां नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। तो ग्राम अपने आप में तत्सम शब्द है, इसलिए इसका तद्भव शब्द गांव होगा। फिर आम है, आम अपने आप में तद्भव शब्द है, इसलिए इसका तत्सम आम्र होगा। फिर कर्म, कर्म अपने आप में तत्सम है, इसलिए इसका तद्भव काम होगा। गृह अपने आप में तत्सम शब्द है, इसलिए इसका जो तद्भव रूप होगा वो
घर होगा सात। सात जो है यह तद्भव शब्द है, इसीलिए यहाँ सप्त होगा। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों हम कि आगे क्या प्रश्न है, उसकी चर्चा करेंगे। 10 नंबर। तो इस पूरे प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों को लगाइए, यानी इन वाक्यों में सही जगह पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है विराम चिन्ह। पहला है वाक्य कि स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसी का वक्तव्य है, इसे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व दोहरे उद्धरण चिन्ह प्रारंभ करेंगे और अधिकार है के बाद खत्म करेंगे पूर्ण विराम के साथ। फिर है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो इस वाक्य में छी चूँकि मन के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, इसीलिए बुरे भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, यहाँ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और फिर तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यह पूर्ण वाक्य हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर है गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, चूँकि कई सारे संज्ञाओं का प्रयोग है, इसलिए बच्चे के बाद स्त्री पुरुष में योजक चिन्ह, उसके बाद सभी एकत्रित हुए हैं के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर घ नंबर देखें, माता जी बोली। थोड़ा ठहरते हैं, इसलिए यहाँ अल्प विराम, मैं आपके साथ चलूँगी। चूँकि यह माता जी का वक्तव्य है, इसलिए यहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब है अंग नंबर, वह ईमानदार है मैं मान नहीं सकता। तो वह ईमानदार है के बाद थोड़ा रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ अल्प विराम, और मैं मान नहीं सकता के बाद वाक्य पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम। अब वाक्य बदलने हैं, वचन बदलने हैं वाक्य के। तो आइए देखते हैं। लड़का भाग गया, लड़के भाग गए, उसी के अनुसार क्रिया भी बदल जाएगी। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, तो बालिका ने अच्छा गीत सुनाया, है ना। फिर ग नंबर, मंच पर लड़की नाच रही है, तो मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। फिर है घ नंबर, पक्षी गगन में उड़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। फिर अंग नंबर जो सवाल है, उपवन में फूल खिलता है, तो उपवन में फूल खिलते हैं, है ना, यहाँ बहुवचन में बदल देंगे। अब नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिस विशेषण से किसी क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जोर जोर से, अभी, है ना, तुरंत ही, ऊपर ही। ठीक है। तो इन शब्दों से क्रिया की विशेषताओं का पता चलता है और ये क्रिया के पूर्व में लगते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा जिसको हम परिमाणवाचक कहते हैं, और चौथा जो शब्द होता है उसे हम कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और, ठीक है, क्रिया विशेषण की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ आप देख ले कि पहला जो वाक्य है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, इस वाक्य में आप देखें कि धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक तरीका बता रहा है क्रिया की, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है गुरुजी अभी आए हैं, आने का समय का बोध बता रहा है, इसलिए यह वाक्य जो होगा वो क्या होगा, अभी यहाँ चिन्ह लगाएंगे और यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, तो यहाँ रीतिवाचक होगा क्रिया विशेषण। और फिर है घ नंबर देखेंगे, मैं जितना खाता हूँ उतना ही मोटा होता हूँ, तो यहाँ परिमाणवाचक, मात्रा बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और अंग नंबर है कि वकील ने मुझे शीघ्र ही बुला लिया, तो ये आने के समय का बोध करा रहा है कि शीघ्र, जल्दी आया, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब आए हैं बच्चों 13 नंबर प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जहाँ जैसा
चिन्ह का प्रयोग होगा उसके अनुसार हम यहाँ करेंगे। आनंद, न के ऊपर हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आंधी, आंधी में अ के ऊपर हम अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहुँचेंगे, ह में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घ में आ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आठवीं, तो आठवीं में व के ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ गलत लिखा है तो आप ध्यान देंगे। आठवीं, व के नीचे हम व के ऊपर बगल में वहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। चौका, चौका में हम चौ के ऊपर यानी चौ के ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखिए अब रचनात्मक क्रियाओं के लिए यानी रचनात्मक दृष्टि से आपकी रचनात्मक लेखन की वृद्धि के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं पाठ के अंत में, वह प्रश्न आ चुका है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। क्या है यह प्रश्न? कोया आदिवासियों ने जिस तरह अन्याय के खिलाफ लड़ाई की उसके बारे में बताया है ना, उसे अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पहला जो पत्र में सबसे ध्यान देने वाली बात है, दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं जो दफ्तर में बैठते हैं या किसी कार्यालय में बैठते हैं, है ना, और उनके लिए सफ़ेद कागज़ पर A4 साइज़ में अच्छे प्रकार से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा जाता है। लेकिन दूसरा जो पत्र है वो अनौपचारिक, उसमें कई प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे संवेदना पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, है ना, ये सब पत्र जो आते हैं, और शोक संदेश पत्र। तो इस तरह से जो यहाँ जो मित्र को पत्र लिखा जाता है या पिताजी को लिखा जाता है या दादाजी को, यह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी यहाँ चर्चा की गई है। तो बच्चों, सबसे पहले पत्र में जो बाईं ओर हम जो सबसे ऊपर लिखते हैं वह स्थान का नाम, मैंने यहाँ लाजपत नगर लिखा है, तो आप यहाँ किसी और भी जगह का नाम लिख सकते हैं। फिर मैंने गुमला लिखा है स्थान का नाम, ये लाजपत नगर कहाँ है। उसके बाद मैंने दिनांक लिखा है, जिस दिनांक को आप ये लिखेंगे उस दिनांक का प्रयोग करेंगे आप, है ना, ठीक है। तो आप जिस तिथि को ये लिखेंगे उस तिथि का प्रयोग करेंगे। फिर प्रिय मित्र सुरेश, जिसके लिए मैंने यह पत्र लिखा उस मित्र का नाम, फिर उसके लिए मैंने संबोधन प्रयुक्त किया है सप्रेम नमस्ते। और यहाँ कहा गया है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी दिल्ली में सपरिवार सकुशल हो गए। मित्र, आज मैंने आंध्र के कोया आदिवासियों की एक रोमांचक कहानी पढ़ी। वे आंध्र के जंगलों में रहा करते थे। अंग्रेज उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। इसी दौरान उन कोया आदिवासियों के जीवन में श्री राम राजू अवतार के रूप में आए। उन्होंने कोया आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ जागृत किया। यह मूल विषय वस्तु है पत्र की। अंग्रेजों को तो होश ही उड़ने लगे। अंत में छल कपट का सहारा लेकर, यहाँ कपट लिखा हुआ है, अंत में छल के बाद कपट का सहारा लेकर अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना, और श्री राम राजू को भी मार डाला। मित्र, यह कहानी पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि स्वतंत्रता खून मांगती है ना। बाकी सब ठीक है, शेष अगले पत्र में। तो ये तुम्हारा मित्र। बच्चों, तो इस पूरे पाठ में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वो एक प्रकार से क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के लिए आप बिल्कुल जो उसके जो भेद हैं उसे आप बिल्कुल कर लेंगे। स्थानवाचक, सबसे पहले रीतिवाचक आता है क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्षमा चाहूँगा, कालवाचक, फिर रीतिवाचक, फिर स्थानवाचक और फिर परिमाणवाचक। ये चार प्रकार के जो हैं क्रिया विशेषण हैं उनकी चर्चा की गई है इस पाठ में, और उससे जुड़े प्रश्न उत्तर कार्य आपको दिए गए हैं। क्रिया विशेषण को मैं किसी दिन आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दूंगा, और इसकी PDF मेरे पास है, PPT मैंने बनाया है। आप चाहें तो मैं आप तक वो पहुंचा भी दूंगा। आपसे अनुरोध होगा कि इस पूरे प्रश्नों को बहुत आराम से आप लिखें, बनाएं, और यदि कोई तकलीफ़ हो तो उस प्रश्न की चर्चा ज़रूर मुझसे करें, है ना। प्रश्न पूछने में किसी प्रकार की आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो शब्द हैं, जो प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम लोग फिर अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन पाठों को नियमित रूप से
बनाते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप वाक्य संक्षेपीकरण और क्रिया विशेषण के भेद और उसके उदाहरणों को जरूर याद करेंगे जो किताबों में आपके वर्णित है, जो यहाँ दी गई है। धन्यवाद।